हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रोफेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, लास्ट के 2 वीडियोस में हमने पार्लियामेंट का काफी ज्यादा हिस्सा कवर अप कर लिया था और काफी सारी चीजें रह गई हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। 1-2 वीडियोस और रह जाएंगे पार्लियामेंट के, उसके बाद अपना पार्लियामेंट कवर अप हो जाएगा। फिर हम आगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले पार्लियामेंट की, ठीक है। और जो भी बच्चे एनडीए सीडीएस या सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या वो बच्चे पे करके नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उनको ये चैनल सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आप हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर इसके बदले में बस आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है गाइस, ठीक है। तो आप अगर हमारी इतनी हेल्प करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट की, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था, या फिर आप इन सारी चीजों से बहुत अच्छे से अवेयर हो कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको एमपी कहा जाता है, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठे मेंबर्स हैं उनको एमपी कहा जाता है, जिनकी फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये चीज आप सबको बहुत अच्छे से पता है और आप सबको ये चीज भी बहुत अच्छे से पता है कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, ना कि लोकसभा और राज्यसभा का। यानी कि अगर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ तो पार्लियामेंट जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। तो पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट हिस्सा है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा। एक तो डिस्क्वालिफिकेशंस बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हो। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, और अगर आपने कर भी ली हैं तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बन सकते हो। और दूसरी चीज में मैं आपको बताने वाला हूं क्या, कि अगर आप मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आपकी सीट्स जो है, यानी जो सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो कैसे छीनी जा सकती है, क्या रीजंस रह सकते हैं जिस वजह से आपकी सीट को छीना जा सकता है, ठीक है। इन दो चीजों को लेकर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पहली कंडीशन यहाँ पर आती है, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर एक्सेप्ट, ये भी आगे पढ़ लेते हैं, एक्सेप्ट दैट ऑफ अ मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय पार्लियामेंट। यहाँ पर कहा गया है कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हो, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होना चाहते हो, तो आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आप उस ऑफिस को या उस जॉब को होल्ड करके नहीं रख सकते, ठीक है। गवर्नमेंट में अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, किसी भी अदर पोस्ट पर हो, तो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हो तो आप उस पोस्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा, आप उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके नहीं रख सकते हो, चाहे वो यूनियन यानी कि नेशनल लेवल पे कोई जॉब कर रहे हो या स्टेट लेवल पे कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात आती है, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट। यानी कि अगर आप दिमागी रूप से संतुलित नहीं हो, आप एकाग्र नहीं हो, आप ठीक नहीं हो, तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तीसरी चीज, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब ये, अगर आपका किसी भी अदर यानी सरकारी बैंकों पर किसी भी तरह का कोई लोन है, कोई कर्जा है, और अगर आप उसको नहीं चुका रहे हो, उसको पे नहीं कर रहे हो, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो। चौथा पॉइंट, इफ ही इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट। अगर आप भारत देश के नागरिक नहीं हो तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो, या अगर आप भारत देश के नागरिक हो बट सम हाउ या किसी भी वजह से आपने चोरी छुपे आपने अगर किसी और देश की नागरिकता ले ली है, तो अगर इन सब चीजों को पकड़ा जाता है, अगर आप पकड़ में आते हो, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। यानी कि आप डिस्क्वालिफाइड हो कि कब, जब अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसे कानून बनाए हैं और उन कानून को आपने तोड़ा, उन कानून के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा काम किया, ठीक है, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को अगर आपने फॉलो नहीं किया, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब इसके अलावा ये तो कुछ कंडीशंस थी जो कि अपने कानून में लिखी है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस और बनाई गई, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। यानी पार्लियामेंट ने भी एक एक्ट निकाला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट में भी कुछ ऐसी कंडीशंस मेंशन करी कि इन कंडीशंस को भी अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो। वो क्या क्या है,
he must not have been found guilty of certain elections of offenses or corrupt practices in the election। यानी कि अगर आप मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए इलेक्शंस लड़ रहे हो और वो इलेक्शंस आपने किसी भी फ्रॉड तरीके से जीते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई पैसा, कोई क्राइम, कोई फ्रॉड, कुछ ऐसा गलत काम करके आपने उस इलेक्शन को जीता है और अगर आप करप्ट पाए जाते हो, आप गिल्टी फाउंड होते हो, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो। ठीक है, अगर आप मान लो बन भी गए और फिर आपकी ये चीज पकड़ी गई, अगर आप गिल्टी फाउंड किए गए, तो आपकी वो सीट छीन ली जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन द इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years। यानी कि अगर आप किसी भी कारण से कोई भी ऐसा क्राइम आपने कर दिया, किसी भी क्राइम की वजह से आप 2 या 2 साल से ज्यादा अधिक जेल में रहे हो, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है, ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, कहीं कोई सर्विस कर रहे थे और अगर वहां पर करप्ट पाए गए या फिर आप अपने देश के प्रति गद्दार पाए गए, आपने अपने देश के खिलाफ कुछ ऐसी कोई ऐसी न्यूज है जो बाहर किसी और देश को बता दी, कोई न्यूज लीक कर दी, कोई ऐसी खबर लीक कर दी, या आपने किसी गवर्नमेंट सर्विस में कुछ करप्शन किया है, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो। चौथा पॉइंट, ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सती। सपोज मान लो आप इलेक्शंस लड़ते हो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है, लेकिन आप वहां पर स्पीच भी देते हो जगह जगह जाकर, तो अगर आपने कहीं स्पीच में कहीं पर कोई ऐसी ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी, सपोज आपने किसी भाषण में ये कह दिया कि भाई छुआछूत सही चीज है, ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर ले, अगर आपने कहा कि किसी छोटी कास्ट के हाथों का पानी नहीं पीना चाहिए, या डाउरी, दहेज प्रथा सही है, या सती प्रथा सही है, या फिर जो इसका आदमी मर जाता है वहां पर औरत को भी जला देना चाहिए, कुछ इस तरह की चीजों को अगर आपने एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिस करी, या फिर कहीं कोई स्पीच दी, इस तरह के वर्ड्स को यूज किया, ठीक है, अगर आप पब्लिक या सोशली अगर आप इन सब चीजों को बढ़ोतरी दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो इन सारी कंडीशंस को ओबे करना होगा, फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर आप समहाउ किसी भी कंडीशन की वजह से इन सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो। बस एक एक कंडीशन ऐसी जहां जब आप पार्लियामेंट के जो मेंबर है वो बन सकते हो, लेकिन उसके पीछे भी कौन डिसाइड करेगा, उसके पीछे के रीजन होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। यानी कि अगर मान लो आपने इन सारी डिस्क्वालिफिकेशन में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और फिर भी आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो वहां पर भाई प्रेसिडेंट ही तय करेंगे कि आपको मेंबर बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट का डिसीजन तो फाइनल है, लेकिन प्रेसिडेंट की चीज कैसे तय करेंगे, ये चीज में ओपिनियन देगा कौन, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अपना ओपिनियन देगा प्रेसिडेंट को, तब जाकर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस कि जिन वजह से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे आप अगर मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हो, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपकी वो सीट्स को छीना जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज गलत लिख गई है, इसको थोड़ा इग्नोर करना, ये स्टेट्स नहीं है, यहाँ पर सीट्स है, वैकेंसी ऑफ सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन, ये जो नियम है, ये जो कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में आपकी सीट छीनी जा सकती है, वो भी किसके अंडर आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर में आता है। यहाँ पर पहली कंडीशन आती है, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days इन विच हाउस ही डिजायर्स टू सर्व। सपोज मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो कि इलेक्ट हो गया दोनों हाउसेस के लिए, यानी पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस बैठते हैं, दोनों हाउसेस के लिए इलेक्ट हो गया सम हाउ, ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों हाउसेस के लिए इलेक्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोनों हाउस में बैठ सकता है लोकसभा राज्यसभा में, उसको बैठने के लिए एक ही हाउस मिलेगा, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा विद इन 10 days में, और रिवर्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं लोकसभा का मेंबर बनना चाहता हूँ या राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक चीज में उसको तय करना पड़ेगा, और अगर वो ये चीज विद इन 10 days में तय नहीं करता है, तो बाई डिफॉल्ट उसको लोकसभा का मेंबर बना दिया जाएगा, राज्यसभा की सीट उससे छीन ली जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस। अगर मान लो कोई ऐसा मेंबर है जो ऑलरेडी किसी एक हाउस में बैठा हुआ है, एक हाउस का मेंबर ऑलरेडी है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक हाउस को वो मेंबर ऑलरेडी है, और अगर उसने दूसरे हाउस का इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया, ठीक है, तो उसको दूसरे हाउस में जाना पड़ेगा, उसके फर्स्ट हाउस की सीट छीन ली जाएगी। सपोज वो लोकसभा में बैठा हुआ है, उसने राज्यसभा का इलेक्शन लड़ा और उस राज्यसभा के लिए भी वो इलेक्ट हो गया, तो उसकी लोकसभा की जो सीट है वो छीन ली जाएगी। या राज्यसभा में बैठा और लोकसभा के इलेक्शन के लिए लड़ा और जीत गया, तो उसकी राज्यसभा की सीट को छीन लिया जाएगा। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन।
तीसरी कंडीशन आ जाती है, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन अ हाउस। अगर मान लो कोई पर्सन दोनों सीट्स के लिए इलेक्ट हो जाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की हाउस की सीट्स के लिए इलेक्ट हो जाता है, तो उसको एक ही सीट चुननी पड़ेगी। और अगर वो दो एक सीट नहीं चुन पाता है, अपना रिवर्ट नहीं दे पाता है, तो उसकी दोनों सीट्स भी छीन ली जाएंगी। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन अ हाउस, ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर वन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। उसी तरह से कि कोई भी पर्सन, अगर मान लो वो विधानसभा विधान परिषद का वो मेंबर है, वहां पर ऑलरेडी इलेक्टेड है, उस पोस्ट पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, और अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर के लिए इलेक्ट हो जाता है, तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर की पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, उसको वो ऑफिस वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, और वो पोस्ट उसको विद इन 14 डेज में वहां पर रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। और अगर वो रिजिग्नेशन नहीं देता है, तो उसकी पार्लियामेंट की सीट छीन ली जाएगी। यानी कि इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड हिज सीट्स इन पार्लियामेंट बिकम्स वैकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 डेज। ठीक है। विद इन 14 डेज में अगर उसने स्टेट लेजिस्लेचर में अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया, तो उसमें जो पार्लियामेंट की सीट्स के लिए इलेक्ट हुआ था, वो उसकी सीट्स छीन ली जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है, मेंबर में रिजाइन हिज सीट्स बाय राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा एज द केस मे बी। यानी कि अगर मान लो कोई ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ऑलरेडी है, बट उसको अपनी सीट छोड़नी है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा की। अगर लोकसभा के किसी मेंबर को अपनी सीट छोड़नी है, तो उसको अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देना पड़ेगा। और अगर राज्यसभा के किसी मेंबर को अपना रेजिग्नेशन देना है, अपनी सीट छोड़नी है, तो उसको अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को देना पड़ेगा। ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के लिए स्पीकर को कहा जाता है और राज्यसभा के लिए चेयरमैन। ये चीज समझ गए। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको आपकी सीट जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स हैं, वो छीनी जा सकती है। नेक्स्ट आता है, द सीट फॉल्स वैकेंट व्हेन द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता दिया कि लोकसभा के मेंबर को अगर रेजिग्नेशन देना है, तो वो भाई स्पीकर को देंगे, और राज्यसभा के मेंबर को रेजिग्नेशन देना है, तो वो चेयरमैन को देंगे। ठीक है। वो सीट्स अपनी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो सीट्स मान लो छोड़ रहे हैं, वो आजाद है, वो तभी एक्सेप्ट की, अगर मान लो उन्होंने एप्लीकेशन दी अपनी, चेयरमैन या स्पीकर को, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे वो एप्लीकेशन, तो वो बंदा अपनी सीट से आजाद है, वो मुक्त है उस पोस्ट से। अगर वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो उसकी अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म करनी पड़ेगी, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है। वो भाग नहीं सकता। और सपोज ऐसा नहीं है, अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या हम नहीं छोड़ सकते, तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस लगाई जाएंगी, कुछ तहकीकात होगी, रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उसके खिलाफ उसकी कानूनी कार्रवाई होगी, कि भाई उससे कहा जाएगा कि अगर तुम्हें रेजिग्नेशन ही देना था, तो तुम इस पोस्ट के लिए खड़े क्यों हुए। वो उनका अपना अलग फंडा है कि वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या कंडीशन है, कर लेते हैं, तो वो आजाद तो है ही है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ एवर द चेयरमैन स्पीकर में नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नॉट वॉलंटरी और जेन्युइन। यानी कि वही वाली बात है कि अब मान लो मैं हूं लोकसभा का मेंबर, या आप हो राज्यसभा के मेंबर, आपको रेजिग्नेशन देना है, तो आप रेजिग्नेशन तो दे दोगे स्पीकर और चेयरमैन को, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको रीजन देना पड़ेगा कि भाई आप अपनी पोस्ट को क्यों छोड़ रहे हो। ठीक है। तो अब आप ऐसा कोई बहाना तो नहीं दो सकते ना कि भाई भाई मेरी घरवाली माँ मना कर रही है कि आप इस पोस्ट को छोड़ दो, आप अपने घर पे टाइम नहीं देते हो, या मुझे छुट्टियां चाहिए, मुझे घूमने जाना होता है। ठीक है। या फिर मैं कोई और बिजनेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। मतलब एक अगर मान लो जो आप चेयरमैन स्पीकर और रेजिग्नेशन देते हो, अगर उनको आप अपना रीजन दोगे, अगर उनको ये लगता है कि हाँ इसका जो रीजन है वो जेन्युइन है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो सेटिस्फाइड है। और अगर उनको लगता है भाई इनका दिया हुआ रीजन सेटिस्फाइड नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो वो आपका रेजिग्नेशन खारिज भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो वहां पर ये चीज भी है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है, हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ मेंबर वैकेंट इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट इट्स परमिशन। अगर मान लो जो पार्लियामेंट में जितनी मीटिंग्स होती हैं, अगर उन मीटिंग्स में वो फ्रॉम लास्ट 60 डेज से खाली है, वैकेंट है, छुट्टियों पर है, और वो किसी को उसने किसी से कोई परमिशन नहीं ली, ठीक है, किसी को वो बता कर नहीं गया, तो उसकी जो वो सीट है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी खाली, यानी कि खाली है, वहां पर किसी और मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा, वो सीट खाली हो जाएगी उसकी, ठीक है, छीन ली जाएगी। तो यही कुछ कंडीशंस थी डिस्क्वालिफिकेशंस या उसकी सीट छीनने के पीछे कुछ कंडीशंस थी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक दो बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस। ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये चीज पढ़ाई। और एक दो वीडियोस और आएंगी जिसमें हम अपना सारा का सारा पार्लियामेंट कवर अप कर लेंगे।
और जितना भी अपना एग्जाम के पर्पज से होता है उतना हम लमसम अच्छा खासा कवर अप कर लेंगे। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो गाइज आप एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।